आज का हमारा टॉपिक है ब्रिटिश भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंध। इस संदर्भ में आज हम ब्रिटिश भारत के बर्मा के साथ संबंधों के बारे में चर्चा करेंगे। 1818 ईस्वी तक पंजाब और सिंध को छोड़कर लगभग संपूर्ण भारत पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। भारत में साम्राज्य स्थापना के बाद अंग्रेजों ने दोहरी नीति अपनाई, जिसका उद्देश्य एक और प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करना था, तो दूसरी ओर जीते गए प्रदेशों की सीमाओं को सुरक्षित रखना था। ब्रिटिश शासन के अधीन भारत की विदेश नीति को प्राय साम्राज्यवादी नीति कहा जाता है, क्योंकि इसको ब्रिटिश साम्राज्य के हितों की ध्यान में रखकर निर्धारित किया गया था। 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक अंग्रेजों को बर्मा से किसी प्रकार का कोई भय नहीं था, किंतु इसी सदी के उत्तरार्ध में जब बर्मा के राजा ने साम्राज्यवादी नीति को अपनाना आरंभ किया, तो दोनों के बीच संघर्ष अवसंभावी हो गया था। जब तेनासरी, अराकान और मणिपुर को बर्मा के राजा ने जीत लिया, तो उसके राज्य की सीमाएं ब्रिटिश सीमाओं से मिल गई। इसी दौरान बर्मा के राजा ने अंग्रेजों से उन व्यक्तियों को सौंपने की मांग की जो बर्मा से भागकर अंग्रेजों की शरण में चले गए थे। अंग्रेजों के मना करने पर दोनों के संबंधों में कटुता उत्पन्न हो गई, और जब बर्मा के राजा ने चटगांव स्थित शाहीपुर द्वीप पर अधिकार कर लिया, तो दोनों में युद्ध आरंभ हो गया था। इस युद्ध में बर्मा की हार हुई और उसके बाद 1826 में दोनों के बीच यानबू की संधि हुई। यानबू की संधि से बर्मा ने अराकान और तेनासरीन के प्रदेश अंग्रेजों को दे दिए और उसे युद्ध दंड के रूप में 1 करोड़ पाउंड अंग्रेजों को देने स्वीकार किए। बर्मा ने असम, कछार और जैंतिया में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप न करना स्वीकार किया। उन्होंने मणिपुर राज्य की भी स्वतंत्रता को स्वीकार कर लिया। बर्मा ने रंगून में एक अंग्रेज रेजिडेंट और अंग्रेजों ने कलकत्ता में एक बर्मी दूत रखना स्वीकार किया। इस संधि के चलते बर्मा के निचले तट पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। इससे अंग्रेजों के साम्राज्य और उनके प्रभाव में बहुत वृद्धि हुई थी। बर्मा के विरुद्ध मिली अपार सफलता के कारण एमहर्स्ट को अर्ल ऑफ अराकान की उपाधि से भी अलंकृत किया गया। शीघ्र ही यानबू की संधि अस्थायी हो गई। इसका मुख्य कारण था बर्मा में बसने वाले अंग्रेज व्यापारियों द्वारा बर्मी कानूनों का उल्लंघन किया जाना। साथ ही बर्मा सरकार भी संधि की शर्तों को मानने में आनाकानी कर रही थी। नए राजा थारावादी ने यह कहकर यानबू की संधि को मानने से मना कर दिया कि यह संधि मेरे भाई द्वारा की गई है, मेरे द्वारा नहीं की गई है। राजा थारावादी की घोषणा से घबराकर अंग्रेज व्यापारियों ने बर्मा सरकार की शिकायत लॉर्ड डलहौजी से कर दी। डलहौजी ने इस मुद्दे पर तुरंत लैम्बर्ट के नेतृत्व में 3 युद्धपोत रंगून भेजे और बर्मी सरकार से क्षतिपूर्ति की मांग की। बर्मी सरकार ने उनकी एक भी नहीं सुनी और दोनों पक्षों के बीच युद्ध आरंभ हो गया। इस युद्ध में एक बार फिर बर्मा हार गया। अंग्रेजों ने संपूर्ण निचले बर्मा को अंग्रेजी साम्राज्य में शामिल कर लिया। कालांतर में जब विभिन्न संधियों के द्वारा अंग्रेज अपने अधिकारों में वृद्धि करने लगे, तो एक बार फिर दोनों के बीच युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार हो गई। बर्मा और फ्रांस के बीच एक व्यापारिक संधि हुई और यह तय हुआ कि फ्रांसीसी अधिकारी बर्मा के सैनिकों को ट्रेनिंग देंगे। इसके बाद बर्मा और इटली के बीच एक संधि हुई, जिसमें इटली ने बर्मा को हथियार देने का वादा किया। साथ ही बर्मा के राजा ने रूस और फारस में शिष्टमंडल भेजकर मित्रता का प्रयास किया। उसने इंग्लैंड के साथ सीधे राजनीतिक संबंध स्थापित करने के भी असफल प्रयास किए। वास्तव में
ये सभी प्रयास बर्मा के राजा अपनी सुरक्षा के लिए कर रहे थे। बंबई बर्मा व्यापारिक कॉरपोरेशन के झगड़े के कारण तीसरा आंग्ल बर्मा युद्ध आरंभ हुआ था। इस झगड़े का मुख्य कारण कंपनी द्वारा टैक्स की चोरी किया जाना था। सैन्य अभियान के द्वारा मात्र 2 महीने के भीतर ही अंग्रेजों ने बर्मा को जीत लिया और एक घोषणा के द्वारा बर्मा के संपूर्ण राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में शामिल कर लिया गया। उसके बाद अंग्रेजों की कुटिल नीतियों के चलते 1935 से बर्मा भारत का अंग नहीं रहा।